ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक और नया टॉपिक लेके आए हैं हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की बुक का, और उस टॉपिक का नाम है कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है, जो हमारा भुगतान संतुलन होता है, उसमें डिसइक्विलिब्रियम होना यानी असंतुलन होना, असाम्य होना, उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है, वो कई फैक्टर होते हैं, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं उसमें जिम्मेदार, पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं, सोशल फैक्टर भी होते हैं और नेचुरल फैक्टर भी होते हैं। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं, पहले देखते हैं नेचुरल फैक्टर कैसे, यानी कि प्राकृतिक कारक। तो प्राकृतिक कारक कैसे कि प्राकृतिक कारक कैसे हमारे डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनते हैं। तो देखो भाई, मान लो कोई भी कंट्री है, उसके अंदर क्या होता है, फेमाइन आ जाता है। फेमाइन यानी कि नेचुरल कैलेमिटी, जैसे मान लो फेमाइन आ गया, फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गया, ऐसी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वहां की जो एग्रीकल्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वहां की इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो भी काफी इफेक्ट होगी। तो वहां का काम ठप हो जाएगा, वहां का जो प्रोडक्शन है वो खराब हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो उसके कारण उस देश को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, आयात ज्यादा करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, उस देश का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट उसके कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट तभी कर पाएगा ना जब कुछ प्रोडक्शन कर पाएगा, या उसकी एग्रीकल्चर अच्छी होगी। एग्रीकल्चर उसकी डिस्ट्रॉय होगी, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बर्बाद हो गया, वो प्रोडक्शन कर नहीं पाया, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं नेचुरल फैक्टर होते हैं, जो प्राकृतिक कारण भी जिम्मेदार होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होने के। और क्या होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर भी होते हैं। पॉलिटिकल माने राजनीतिक कारक। क्या कि पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे मान लो पॉलिटिकल में इंस्टेबिलिटी आना या पॉलिटिकल वॉर वगैरह आना। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैसे होती है, जैसे हर एक कंट्री में आपको पता है गवर्नमेंट चेंज होती है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, कभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है, कभी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। तो जो बीजेपी की जो पॉलिसी है वो कांग्रेस की हो या ना हो जरूरी नहीं है, और होती भी नहीं है हमारे। तो वो पॉलिसी को वो चलाएंगे नहीं। जिस कंट्री के साथ हमारा अभी ट्रेड हो रहा है, हमारा अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेड हो रहा है, वो अगले मान लो जो पार्टी है उसकी पता नहीं कैसे बन पाए, वो कैसा उस देश के साथ व्यवहार रख पाए। तो इससे भी इफेक्ट होता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, सॉरी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा, कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर राजनीतिक हमारी जो स्थिरता नहीं है वो बदलती रहेगी, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा प्रभावित होता है। वो कौन सी पॉलिसी लेके आते हैं वो उन पे डिपेंड करता है। और पॉलिटिकल वॉर हो गया, जैसे पॉलिटिकल वॉर का मतलब कि राजनीतिक जो लड़ाइयां शुरू हो जाती है एक देश की दूसरे देश के साथ, या वॉर शुरू हो गया। मान लो जिस देश के साथ हमारी बन रही है, हमारा वॉर उस देश के साथ शुरू नहीं हुआ है, हमारा वॉर उस देश के साथ शुरू नहीं है जिस देश के साथ हमारी बन रही है, लेकिन उस देश का वॉर शुरू हो गया किसी दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे देश के साथ। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में ये होएगा कि भाई वो अपनी, आपको पता है वॉर की कंडीशन में पूरी बाउंड्री को वो क्या कर देते हैं, सीज कर देते हैं। तो उनका वो ट्रेड रुक जाएगा, वो उनकी कंट्री के अंदर हम क्या नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट हम कर नहीं पाएंगे। तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या उन कंट्री से जिन चीजों की नीड है वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजन भी होते हैं पॉलिटिकल, जिनके कारण क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। यानी कि ये आते हैं पॉलिटिकल फैक्टर में। और क्या आते हैं, सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर तो आप जानते हो, सामाजिक कारक बोलते हैं। सामाजिक कारक कैसे भी, किसी भी कंट्री के अंदर सामाजिक कारक बहुत इंपॉर्टेंट कारक होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आना या इक्विलिब्रियम आने के लिए। कैसे कि मान लो वहां के जो चेंजेस हो गए, टेस्ट वगैरह में चेंज हो गया, प्रेफरेंस में चेंज हो गया, फैशन में चेंज हो गया, कल्चर में चेंज हो गया, ये सोशल फैक्टर आते हैं। जैसे आपको पता है कि मान लो हम किसी कोई ऐसी पैंट का, जैसे आपको पता है पहले बेल बॉटम की पैंट चलती थी, ठीक है। अब बेल बॉटम की पैंट चली, आज अगर बेल बॉटम, अब तो वापस वो न्यू फैशन वो आ रहे हैं फैशन वापस चल रहे हैं। अभी बेल बॉटम की पैंट थोड़ी थोड़ी चलने लगी है, लेकिन पहले बहुत पुराने टाइम में आपको पता है चलती थी, फिर बीच में फैशन चेंज हो गया, वो पैंट बंद हो गई। तो ऐसे होता है कि मान लो जो प्रोडक्शन हमारा पहले चल रहा है उसकी अब वो आउट ऑफ फैशन हो गया, कोई नया फैशन आ गया, तो हमारी जो कंपनी जो उसमें एक्सपोर्ट कर रही है, जो प्रोडक्ट बना के बेच रही है, उसके प्रोडक्ट अभी सेल नहीं होंगे, क्योंकि फैशन चेंज हो गया। और फैशन चेंज हो गया, उसका एक्सपोर्ट रुक जाएगा, तो हमारा देश का क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट कम हो गया तो क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो गया। कल्चर में चेंज आ रहा है। आज से आप थोड़े टाइम पहले जाओगे, कुछ साल पीछे जाओगे, 50-60 साल पहले या 30-40 साल भी पीछे जाओगे, तो आपको बहुत ही कम लोग, अगर 20 साल भी पीछे मैं कहता हूं मान लो चले जाओ, तो जींस पैंट पहनने वाले, टॉप पहनने वाले, टी शर्ट पहनने वाले, ये बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन आज क्या है, आज ये बहुत ज्यादा है। तो ये कल्चर चेंज होता है। तो कल्चरल चेंज होने के कारण भी डिपेंड करता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है, क्योंकि कल्चरल चेंज होने के कारण हम ये सारी की सारी वेस्टर्न कल्चर ही तो है सॉरी भाई
तो ये सारे के सारे हमारे जो पहनावे वेस्टर्न कल्चर की तो है, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट ही तो कर रहे हैं। तो ऐसा है कि कल्चर में चेंज होने के कारण भी डिसइक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ये हमने सामाजिक फैक्टर, राजनीतिक फैक्टर और प्राकृतिक कारक फैक्टर ये देख लिए। अब हमें देखना है इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो देखो इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि आर्थिक कारक भी होते हैं, ये सबसे ज्यादा होते हैं। ये सबसे वैसे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं अपने अपने लेवल पे, लेकिन ये तो फिर भी टाइम लगता है इनमें चेंज होने में, लेकिन इकोनॉमिक फैक्टर थोड़ा जल्दी चेंज हो सकता है। तो वो हम देखते हैं आज। इकोनॉमिक फैक्टर यानी कि जो आर्थिक कारक है वो भी जिम्मेदार होते हैं हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जो हमारा भुगतान संतुलन है उसमें डिसइक्विलिब्रियम लाने में, असंतुलन करने में, असाम्य करने में। तो उसमें देखो आपको ना एक मैं अलग से बताऊंगा स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है और सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम क्या होते हैं। ये इकोनॉमिक जो फैक्टर होते हैं उन्हीं के पार्ट होते हैं। तो आपकी बुक में ये देखने को मिल सकते हैं कि स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम, सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम या साइक्लिकल डिसइक्विलिब्रियम, 3 तरह के। तो ये इनकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मैं भी इकोनॉमिक फैक्टर में क्या उनको लिख सकता हूं, तो लिख सकते हो। इकोनॉमिक फैक्टर ही होते हैं वो भी लिख सकते हो। उनके अलावा ये इंपॉर्टेंट और इकोनॉमिक फैक्टर है जो कारक बनते हैं किसमें, जो कारण बनते हैं किसमें, डिसइक्विलिब्रियम लाने में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। 3 वो कारण होते हैं, इसके अलावा ये भी होते हैं। तो मैं इस वीडियो में ये आपको बता रहा हूं, उसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊंगा, वो थोड़े इंपॉर्टेंट है। उनका क्या होता है, शॉर्ट में किसी एक का पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, बताओ, 2 नंबर पे पूछा जा सकता है, छोटे में वो क्वेश्चन आ सकता है। तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अब इसमें देखते हैं इकोनॉमिक फैक्टर कौन सी होती है। इकोनॉमिक फैक्टर में देखो क्या कि ह्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि विशाल या बड़े विकास कार्यक्रम। अगर मान लो कोई भी डेवलपिंग कंट्री है, जैसे मान लो इंडिया पे मैं एग्जांपल लेता हूं, भी इंडिया क्या कर रही है, इंडिया चाह रही है कि ह्यूज डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आ रही है कि वो चाहती है कि एक बड़ी इंडस्ट्री सेटअप करे, बड़ी कोई प्रोजेक्ट लगाए कंट्री के अंदर, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन बढ़े। तो अगर वो न्यू प्रोजेक्ट लेके आ रही है, न्यू टेक्निक लाने की कोशिश कर रही है, तो उसको मशीनरी वगैरह यानी कि जो कैपिटल गुड्स है वो क्या करने पड़ेंगे, खरीदने पड़ेंगे बाहर से। अगर वो कैपिटल गुड्स खरीदेंगे, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ सकता है कुछ चीजों के लिए, तो इसमें उसके इंपोर्ट बढ़ जाएंगे एक बार। तो ह्यूज जब भी डेवलपमेंट कोई लेके आते हैं तो उसमें हमारे इंपोर्ट बढ़ जाते हैं। तो एक कारण ये भी होता है। आगे हाई ग्रोथ इन इंपोर्ट, और एक क्या होता है कि डिसइक्विलिब्रियम का रीजन ये भी होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में कि हमारे आयात है ना वो तेज गति से बढ़ते हैं। अगर इंपोर्ट किसी कंट्री के तेज गति से बढ़ रहे हैं एज कंपैरेटिव टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं लेकिन जो निर्यात है वो इतने तेज गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं जितने आयात बढ़ रहे हैं। तो क्या होगा, तो उस देश के आयात ज्यादा हो जाएंगे। अगर आयात ज्यादा होंगे, चाहे वो गुड्स के हो चाहे वो सर्विसेज के हो, यानी कि विजिबल हो इनविजिबल हो, किसी भी चीज के अगर आयात ज्यादा बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो डिसइक्विलिब्रियम हो जाएगा। और क्या, और जस्ट इसका नेगेटिव कर दो, स्लो ग्रोथ इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में कम ग्रोथ होना, इंपोर्ट में ज्यादा ग्रोथ होना, दोनों ही रीजन बनते हैं डिसइक्विलिब्रियम के। और लेक ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है विकल्प, कि भाई हाँ एक हमारे देश में किसी भी मान लो कंट्री में, ये मान लो कि वो कंट्री इंपोर्ट कर रही है कुछ चीजों को, कुछ सर्विसेज को, तो अगर उसके पास उन चीजों, अगर उसको इंपोर्ट पे कंट्रोल करना है तो इंपोर्ट पे कंट्रोल वो तब करेगा जब उसके पास सब्स्टिट्यूट होंगे, क्योंकि कुछ गुड्स, कुछ सर्विसेज ऐसी नेसेसरी होती है जिनको उसे लेना ही पड़ता है अगर उसे डेवलपमेंट करना है, उसे ग्रोथ करनी है। तो वो क्या करेगी, वो कंट्री सोचेगी कि अपनी कंट्री के अंदर ही उसके सब्स्टिट्यूट ढूंढूं। लेकिन अगर अपनी कंट्री के अंदर उसे सब्स्टिट्यूट मिले ही नहीं, तो अल्टरनेट मिले ही नहीं, तो विकल्प ही नहीं मिले, तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट का सारा लेना ही पड़ेगा। और यही कुछ कारण बनता है डेवलपिंग कंट्री के साथ, यही होता है इंडिया जैसी कंट्री के साथ, कि वहां पे आयात विकल्प नहीं मिल पाते, उनको अल्टरनेट नहीं मिल पाता, सब्स्टिट्यूट नहीं मिल पाता, इसलिए उनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है। और इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, एक्सपोर्ट कम रह जाएंगे, तो इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो जाएगा, हमारा डिसइक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएगा। लेक ऑफ प्रॉपर यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनकी कमी होना हमारे देश में। अब ये तो इससे लिंक ही करता है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हमारे देश में कमी है ना, फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश में कम है, तो कम है तो हम क्या कर पाएंगे, वो कम कैसे होएगा। जैसे मैंने इससे पिछली वीडियो एक बनाई थी, वीडियो क्या बनाई थी, एक्सपोर्ट पे फॉर इंपोर्ट, कि एक्सपोर्ट जो हमारे निर्यात है वो आयात का भुगतान करते हैं कैसे, यानी कि अगर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे ना तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज्यादा आएंगे। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट ही कम है तो हमारा फॉरेन रिजर्व तो ऑब्वियस सी बात है कि कम आएंगे, और अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व कम होंगे तो भी हमारे लिए क्या है, घाटे की कंडीशन है। तो ये एक दूसरे से लिंक ही करता है, कोई अलग बात नहीं है, ये से लिंक कर रहा है। राइजिंग इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति बढ़ना। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है भाई, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कमोडिटीज का रेट बढ़ना। अगर किसी देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है,
वो आपको वीडियो मिलेगी सेकंड ईयर के अंदर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग नाम से बुक है, तो उसका टॉपिक में आपको वीडियो मिलेगी। इन्फ्लेशन क्या है, बहुत अच्छा मैंने समझाया है। इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, रीफ्लेशन क्या होता है, इन सबको समझाया मैंने, तो वो आप वहां देख सकते हो। लेकिन इन्फ्लेशन का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है कि किसी देश के अंदर गुड्स होना, सर्विसेज होना, उनके रेट को बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। तो अगर इन्फ्लेशन किसी देश में चल रहा है ना, तो इन्फ्लेशन अगर देश में चलेगा, यहाँ पे देश में वस्तुएं महंगी हो रही है, तो लोग क्या सोचेंगे कि यार यहाँ पे वस्तुएं महंगी मिल रही है, हमें क्या करना चाहिए। और इन्फ्लेशन के अंदर एक चीज याद रखना, वो वस्तुएं महंगी क्यों मिलेगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं मार्केट में, उस टाइम इकोनॉमी में पैसे ज्यादा होते हैं, तो लोग रेडी होते हैं ज्यादा पैसे लगाने के लिए। और उस टाइम क्या हो जाती है, जो गुड्स की सप्लाई है वो कम हो जाती है एज कंपैरेटिव टू डिमांड। डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसलिए गुड्स के, सर्विसेज के रेट बढ़ जाते हैं, और उस टाइम लोगों के पास पैसे बहुत होते हैं, तो वो फॉरेन से भी गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो एक इन्फ्लेशन भी एक कारक बनता है किसका, डिसइक्विलिब्रियम होने का, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। लास्ट आगे और देखते हैं कैपिटल मूवमेंट, यानी कि पूंजी का आवागमन ले लो, है ना, पूंजी का आवागमन, आना जाना, या पूंजी का आप स्थानांतरण मान लो। तो ये जो चीजें होती है, कैपिटल मूवमेंट कैसे होती है, कैपिटल मूवमेंट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो हमें कोई मशीनरी वगैरह है, कोई बड़े इक्विपमेंट वगैरह है, हमें क्या करने पड़ेंगे, इंपोर्ट करने पड़ेंगे। अगर हम बड़े इक्विपमेंट इंपोर्ट कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि हम कोई न्यू प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, हम कोई टेक्निक लेके आ रहे हैं, हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करेंगे तो हमारा खर्चा ज्यादा लगेगा, ज्यादा खर्चा लगेगा यानी कि ज्यादा हमने क्या किया, इंपोर्ट किया, तो उससे हमारा डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। और क्या है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये तो हमारे इंडिया का सबसे बड़ा कारक है। जब भी आप ध्यान रखना, जहां पॉपुलेशन बढ़ेगी वहां डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, वहां डिमांड बहुत करेंगे लोग, तो उतना प्रोडक्शन हमारे देश में हो नहीं पाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन अगर उतना नहीं हो पाएगा जितनी हमारी पॉपुलेशन है, तो हमें फॉरेनर से क्या करना पड़ेगा, फॉरेन की कंट्री से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंपोर्ट करना पड़ेगा। और इंपोर्ट हम ज्यादा करेंगे तो डिसइक्विलिब्रियम रहेगा। और आपको पता है जनसंख्या के अंदर इंडिया ने खूब झंडे गाड़े हुए हैं। हमारी, आपको पता है कि ज्योग्राफिकल बेस पे हमारा देश 7वें नंबर पे आता है, लेकिन पॉपुलेशन के अंदर अगर देखे तो दूसरे नंबर पे आता है। जबकि चाइना जो पहले नंबर पे आता है, उसने पॉपुलेशन पे बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हमारे देश ने अभी कंट्रोल नहीं किया है। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन खासतौर से जो साउथर्न स्टेट है हमारी कंट्री के, उन्होंने पॉपुलेशन पे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। वो पढ़े लिखे होते हैं, वो ज्यादा एजुकेटेड होते हैं। लेकिन जो नॉर्दर्न स्टेट होते हैं, यूपी बिहार, जिसमें राजस्थान का भी नाम था, लेकिन राजस्थान इतना नहीं, यूपी बिहार मेनली ऐसे जो स्टेट होते हैं, उनके अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण क्या होता है, आपको पता है पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी तो भाई इतना प्रोडक्शन अपने देश में नहीं हो पाएगा, तो हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये हमने देखे कि कौन से कारण डिसइक्विलिब्रियम के, बैलेंस ऑफ पेमेंट के। आगे हम ये देखेंगे कि इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, इसमें सुधारा कैसे जा सकता है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।